हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है मुस्लिम लीग। तो चलिए मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। ढाका में किया गया था। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो हमें प्रतीत होता है कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज हो जाती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक सुधार को लेकर के ज्यादा सक्रिय हो जाता है और इसी संदर्भ में मुसलमानों के द्वारा एक संस्था की स्थापना का प्रयास शुरू होता है और वो संस्था है मुस्लिम लीग। और इसी को देखेंगे कि जब राजनीतिक गतिविधियां इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जब तेज हो जाती है तो मुस्लिम समूह के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो जिसमें आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो यानी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाकर के शिमला में मिलता है और उनसे मांग करता है कि मुसलमानों की हितों की रक्षा के लिए और राजनीतिक सुधार के लिए, राजनीतिक सुरक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना करना चाहता है। तो इस पर लॉर्ड मिंटो का रिएक्शन आता है कि ये उचित है कि भारत में मुसलमानों की हितों की रक्षा के लिए और राजनीतिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुस्लिम लीग का गठन आवश्यक है। तो यानी कहने का मतलब है कि लॉर्ड मिंटो जो है अपनी सहमति मुस्लिम लीग के गठन को दे देता है। इसके बाद की घटनाएं हैं कि उस समय ढाका जो बांग्लादेश में है, इसका नवाब सलीमुल्लाह खान था। इसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन होता है और उस आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो बकार उल मुल्क होता है। बकार उल मुल्क उस आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी एक कमेटी होती है, उनके अध्यक्ष बकार उल मुल्क होते हैं। इसके नेतृत्व में मुस्लिम का गठन होता है और उस आयोग के जो सचिव होते हैं, उस सचिव में एक तो बकार उल मुल्क होते हैं, एक होते हैं
मोहसिन उल मुल्क यानी मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क दोनों को संयुक्त रूप से सचिव बनाया जाता है, जबकि बकार उल मुल्क जो होते हैं ये अध्यक्ष होते हैं। और इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा सलीम उल्लाह खान। यदि संस्थापक की बात हो तो हमें ध्यान रखना है कि सलीम उल्लाह खान जो थे ये मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। अब पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष की जब बात होगी तो प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। और संस्थापक की बात होगी तो सलीम उल्लाह खान है। अब मुस्लिम लीग की जब स्थापना हो जाती है तो इनका उद्देश्य क्या होता है, तो इनके उद्देश्य को यदि हम देखें तो उद्देश्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। पहला था कि भारत में मुसलमानों की राजनीतिक हित की सुरक्षा की जानी थी। मुसलमानों की राजनीतिक हितों की सुरक्षा एवं प्रसार के दृष्टिकोण से। दूसरा उद्देश्य था कि इनको यानी मुस्लिम लीग को ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश सरकार का एक वफादार यानी उनके प्रति निष्ठावान होना, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान संस्था के रूप में। दूसरा और अगला पॉइंट था कि नगर पालिका में मुसलमानों के उचित अनुपात की बहाली यानी उचित अनुपात की व्यवस्था करना, बहाली करना। और था कि हाई कोर्ट जो थे, हाई कोर्ट में मुस्लिम जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट में मुस्लिम जजों की नियुक्ति का प्रयास। इस प्रकार देखते हैं कि कुल मिलाकर के हमें यह प्रतीत होता है कि मुस्लिम लीग का गठन सभी दृष्टिकोण से मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। आगे देखते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। इनका जो मुख्यालय था, मुख्यालय लखनऊ को बनाया गया। जबकि इनकी जो शाखाएं थी, इनकी शाखाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में था। ब्रिटेन के लंदन में भी इनकी एक शाखाएं खोली गई थी और
ब्रिटेन के लंदन में, ब्रिटेन के लंदन में भी एक शाखाएं की स्थापना की गई थी, और ये शाखाएं की स्थापना सैयद अमीर अली के द्वारा किया गया था। सैयद अमीर अली के द्वारा किया गया था। और कुछ पक्षों को देखते हैं मुस्लिम लीग का। हम जानते हैं कि पहला जो मुस्लिम लीग की अधिवेशन हुआ था वो ढाका में हुआ था 1906 में। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में ये कराची में हुआ था। कराची में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1908 ईस्वी में इसका अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। अमृतसर यानी पंजाब में हुआ था। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा लॉर्ड मिंटो से केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय निकायों में, केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की मांग की गई थी। पृथक निर्वाचन यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की मांग की गई थी, और इस मांग को लॉर्ड मिंटो ने स्वीकार कर लिया और इस मांग को पूरा किया। 1909 का अधिनियम, 1909 में एक अधिनियम लाया जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। और इसके माध्यम से ये जो केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय निकाय में पृथक निर्वाचन की जो मांग की जा रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा, इनको स्वीकार कर लिया। और यहीं से ये स्पष्ट होता है कि भारत में सांप्रदायिकता की बीज बो दी गई। यहीं से सांप्रदायिकता की बीज बो दी गई। और इनकी कांग्रेस के द्वारा जो स्वीकृति मिली थी वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इसको लखनऊ अधिवेशन 1916 में स्वीकृति दे दिया था। और इसीलिए कांग्रेस की आलोचना की जाती है कि कांग्रेस ने यह बहुत बड़ी भूल की थी 1916 के अधिवेशन में, जो 1909 के जो अधिनियम थे मार्ले मिंटो सुधार, इसको एक्सेप्ट कर लिया था। देखते हैं मुस्लिम लीग के कुछ अन्य पक्षों को। दोस्तों, मुस्लिम लीग के कुछ और पक्षों को देखते हैं। जैसे लॉर्ड मिंटो ने कांग्रेस के एक प्रतिद्वंदी संस्था के रूप में, कांग्रेस के एक प्रतिद्वंदी संस्था के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना को बल प्रदान किया। और इसी संदर्भ में एक और चीज देखते हैं कि डब्ल्यू
एक ब्रिटिश व्यक्ति था डब्ल्यू हंटर। इसने कहा कि भारत में ब्रिटिश सरकार की, इसने कहा कि भारत में यदि मुसलमान खुश हैं और संतुष्ट हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की महत्ता ज्यादा प्रखर होगी। यानी कहने का मतलब है कि जब तक भारत में मुसलमान खुश है और संतुष्ट है तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के हित में होगा और ब्रिटिश साम्राज्य ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने मुस्लिम लीग से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे उनको बताया। अगले क्लास में मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार।